देखिए इस पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ। हेलो बच्चों, तो आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 4। मैं इससे पहले 3 लेक्चर्स आपके लिए किया था, याद कीजिए। सबसे पहले मैंने बताया आई एंड इट्स पार्ट्स और उसका फंक्शंस बताया। दूसरा बताया मैंने डिफेक्ट ऑफ आई के बारे में बताया। उसके बाद पहले आपको सिखाया है न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। फिर मैंने सिखाया आपको डिस्पर्शंस ऑफ लाइट। और आज का क्लास है अपने पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, जिसके अंदर हम आपको पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से क्या क्या होता है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्या क्या होता है। तो आज का लेक्चर है, ध्यान से पढ़ें। आज पढ़ेंगे हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की कहानी सीखेंगे और टिंडल इफेक्ट का केस जानेंगे। तो आज के लेक्चर्स को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। एक पार्ट है आपके पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस और दूसरा पार्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों होता है। और दूसरा ये सीखेंगे कि सूर्य जो होता है राइज करने से पहले ही अपने को दिखाई पड़ जाता है और सूर्य जब डूब जाता है, सेट हो जाता है, फिर भी अपने को दिखाई पड़ते रहता है। मतलब एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम लोग ये सीखेंगे कि आकाश अपने को ब्लू नज़र क्यों आता है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे स्काई में सन रेड नज़र क्यों आता है। तो ये सारे कहानी का रहस्य इस क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर्स के पास। ये देखिए सब क्या है, तो आप यहाँ से ध्यान से देखें कि ये अपना अर्थ है और ये अपना सन है। तो आप सोचिए ज़रा कि सन से जो रेज आता है तो क्या अपने आँखों तक सीधा आता है क्या? इसे यहाँ तक पहुँचने के लिए एटमॉस्फेयर के लेयर को क्रॉस करना पड़ता है। और आप सोचें कि क्या एटमॉस्फेयर का फिजिकल कंडीशंस हमेशा सेम रहता है क्या? नहीं, हमेशा फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होता है, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और अर्थ जब रोटेट करेगा तो फिजिकल कंडीशंस भी कंटिन्यू क्या होगा, रोटेट होगा, चेंज होगा। और जब फिजिकल कंडीशंस चेंज होगा तो उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी वो भी क्या होगा, हमेशा चेंज होगा। और ऑप्टिकल डेंसिटी जब चेंज होगा तो जो रेज सीधा आ रहा था वो सीधा ना करके बेंड होता हुआ आएगा। ऐसे देखिए यहाँ से रेज आ रहा है आपका, मैं 1 मिनट आप पता करते हैं। यस, ये देखिए ये जो रेज आ रहा था ऐसे आ रहा था, मगर अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर होते होते ऑप्टिकल डेंसिटी को चेंज होने के कारण ये बेंड कर गया और यही रेज हमारे आंखों तक पहुंच कर आते हैं। तो हमें लगता है कि रेज यहाँ से आ रहा है, जबकि एक्चुअली में रेज यहाँ से आता है। ये एक्चुअल पोजीशन था और रेज यहाँ से अपने को फील होता है, क्योंकि आंखों में जिस जगह से अपने पास रेज आएंगे वहीं से उसके पीछे हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं, तो अपने को पता लगता है कि पीछे से लाइट रेज आ रहा है। तो देखें कि ये आपका अर्थ एटमॉस्फेयर है और हर जगह ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रहा है। जैसे जैसे नीचे आ रहा है आप डेंसर मीडियम में एंटर कर रहे हो, और जैसे जैसे ऊपर है ऑप्टिकल डेंसिटी उसका कम होते जा रहा है। और जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगा लाइट का बेंडिंग भी आपका बढ़ते जाएगा। इसलिए लिखा गया है कि द रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर के कारण रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट जो होगा, क्यों होगा, क्योंकि हैविंग डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी, हर लेयर का ऑप्टिकल डेंसिटी वेरी करते रहेगा, अर्थ अलग अलग होगा, क्योंकि अर्थ जो है वो कंटिन्यू रोटेट करते रहा है। इसी के कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस होता है। तो देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस में हम लोग एक केस पढ़ेंगे कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले यहाँ से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका एक तारा सी है, ये धरती पे खड़े हैं, ये आपके धरती है और यहाँ पे स्टार है। दिस वन इज द एक्चुअल पोजीशंस ऑफ द स्टार। अब स्टार से रेज आ रहा है यहाँ से, मगर हुआ क्या कि अर्थ एटमॉस्फेयर में इतने सारे लेयर हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स इतना ज़्यादा है कि इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी हर जगह पे एक समान नहीं रह पाता है। और एक समान जब नहीं रह पाता है तो फिजिकल कंडीशंस जो होता है वो कंटिन्यू चेंज होता है। और फिजिकल कंडीशंस जब चेंज होगा तो लाइट जो है हमें सीधा ना आकर के यहाँ से देखिए बेंड करके आया, और जब बेंड करके हमारे आंखों में आएगा तो हमें अपने को विजिबल होगा कि लाइट रेज यहाँ से आ रहा है, तो स्टार अपने को यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। फिर कुछ पल में यहाँ से रेज यहाँ पे आएगा और फिर अगले पल में स्टार अपने को यहाँ दिखाई पड़ेगा, कुछ पल में यहाँ दिखाई पड़ेगा, फिर कुछ पल में यहाँ दिखाई पड़ेगा, फिर यहाँ दिखाई पड़ेगा। इस तरह से स्टार का ओरिजिनल पोजीशंस आपको हमेशा दिखाई नहीं पड़ता है,
वो आपको जो दिखाई पड़ता है वो आपको अपेरेंट पोजीशंस दिखाई पड़ता है, कभी स्टार यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। इसी को तो हम लोग बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, ये सब बचपन की कहानी थी। बचपन में हम लोग ये पोएम सीखे थे, तो आज उसका रहस्य निकल रहा है कि स्टार ट्विंकल क्यों कर रहा है। तो देखिए उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस। जो स्टार बहुत दूर है तो वहाँ से जो रेज स्टार जो बहुत दूर है, इतना दूर है कि अपने को वो पॉइंट साइज दिखाई पड़ता है, छोटा सा दिखाई पड़ता है, पॉइंट साइज दिखाई पड़ता है। और पॉइंट साइज दिखाई पड़ेगा तो यहाँ से सिंगल रेज आता दिखाई पड़ेगा, तो कभी रेज ऐसे दिखाई पड़ेगा आता हुआ, कभी रेज ऐसे दिखाई पड़ेगा, कभी ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो एक बार स्टार यहाँ दिखाई पड़ेगा, अगले में यहाँ दिखाई पड़ेगा, अगले में अलग यहाँ दिखाई पड़ेगा। हर एक टाइम पे स्टार का पोजीशंस जो है वो चेंज होते रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और ये किसके कारण होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। तो ये आपके पास अपेरेंट स्टार पोजीशंस है और दिस वन इज द एक्चुअल पोजीशंस ऑफ द स्टार। अब किताब में अपने को लैंग्वेज लिखना होगा, तो क्या लिखोगे? इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस डिस्टेंस स्टार एक्ट लाइक एज अ पॉइंट सोर्स। जो दूर का जो स्टार है वो कैसा बिहेव करेगा? पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव करेगा। एज द बीम ऑफ स्ट्रेट स्टार लाइट कीप्स डेविएटिंग फ्रॉम पाथ। जब ऊपर से लाइट आएगा तो कंटिन्यू वो क्या होते जाएगा? डेविएट होते जाएगा। द अपेरेंट पोजीशंस ऑफ द स्टार कीप्स ऑन चेंजिंग। अब जो अपेरेंट पोजीशंस ऑफ जो स्टार है जो हमेशा क्या होते रहेगा? चेंज होते रहेगा। इसी चीज को लिखा गया है कि द अपेरेंट पोजीशंस ऑफ द स्टार कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेशनरी। क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर का फिजिकल कंडीशन सेम नहीं है, हमेशा क्या हो रहा है? ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रहा है। हेंस द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर्स आवर आई फ्लक्चुएट्स। इसी कारण जो हमारे आंखों में जो लाइट आ रहे हैं वो हमेशा क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट हो रहा है। तो जो फ्लक्चुएट्स हो रहा है तो उसी कारण समटाइम्स कभी हम लोग को तेज नज़र आता है, कभी हम लोग को डिम नज़र आता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जैसे आप बल्ब ले लें, कभी तेज डिम, इसी को तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोलते हैं। तो ये आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार था। तो अगला ये था आपके पास ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस, पॉइंट सोर्स जैसा स्टार दिखता है और वहाँ से जो रेज आता है जो अर्थ एटमॉस्फेयर में जब पास करेगा तो हर जगह फिजिकल कंडीशन सेम नहीं रहेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगा, जिसके कारण हमें स्टार का एक्चुअल पोजीशंस दिखाई नहीं पड़ता है, हमेशा अपेरेंट पोजीशंस दिखाई पड़ता है। तो ये आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है। इसके बाद ये क्वेश्चन सिखाता है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट्स। होता क्या है? इसके पहले लॉजिक्स को सीखते हैं। ये आपके धरती माता है, ये धरती माता है और आप यहाँ पे खड़े हो। इसका नाम कबूतर बोल दिया गया है, कोई बात नहीं, कबूतर बोल दिया गया। ये आपका होराइजन्स है। होराइजन्स को पहले समझे कि होराइजन्स होता क्या है। आप जब खुला मैदान में जाएंगे तो देखेंगे कि जो आकाश है वो कहीं ना कहीं आकर के धरती पे ऐसे आकर के गिर गया है। आपको लगता है कि आकाश जो है धरती को छू रहा है, तो जो पोजीशन छूने वाला है उसी को हॉरिजन्स बोला गया है। तो ये आपका हॉरिजन्स है, जिसको हिंदी में हम लोग क्षितिज बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं। अब होता क्या है कि सन यहीं पे होता है और यहाँ से जब रेज निकलता है और जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर में आता है तो ये बेंड हो जाता है और बेंड होकर के हमारी आंखों के पास पहुँचता है। सीधा नहीं आता है, बेंड होकर के आता है। और जब बेंड होकर के आता है तो अपने आंखों में ये वाला रेज आता है, तो इस रेज को हम जब पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं तो सन एक्चुअल में यहाँ दिखाई पड़ता है, जबकि ये एक्चुअल पोजीशन नहीं है, ये इसका अपेरेंट पोजीशन है, ये इसका एक्चुअल पोजीशन था। मतलब हॉरिजन से नीचे 2 मिनट पहले ही है तब अपने को पता लग गया कि सूर्य भगवान उग गए। वो देखना छठ वठ का जब व्रत होता है ना तो ऐसी कहानी होती है, थोड़ी सी लालिमा होता है, अरे सूर्य भगवान उग गए। अरे भाई साहब वो एक्चुअल पोजीशन सन का नहीं है, एक्चुअल पोजीशन वो नहीं है। वो कौन सा पोजीशन है? अपेरेंट पोजीशन है। सूर्य भगवान जिस समय दिखते हैं ना उसके 2 मिनट बाद उसके ऊपर आते हैं। तो ये धीरे धीरे सन ऊपर आते जाएगा, ऊपर आते जाएगा, ऊपर आते जाएगा और ये अपेरेंट पोजीशन चेंज होते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। दोपहर के टाइम पे यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम हो जाता है। दोपहर के टाइम पे जो अपेरेंट पोजीशन है और एक्चुअल पोजीशन है दोनों सेम नजर आते हैं यहीं पे। और फिर क्या होता है कि एक्चुअल पोजीशंस आगे आगे चलने लगता है और अपेरेंट पोजीशंस पहले पीछे पीछे चलना चालू होता है। यहाँ पे क्या हो रहा था? अपेरेंट पोजीशंस पहले चल रहा था और एक्चुअल पोजीशंस पीछे चल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्चुअल पोजीशंस पहले चल रहा है और अपेरेंट पोजीशंस पीछे चल रहा है और लास्ट में यहाँ पे आकर के सनसेट हो जाता है। सनसेट होने के बाद भी सन जो है अपने को यहाँ पे राइज करता हुआ दिखाई पड़ता है, मतलब डूब गया। डूबने के बाद भी ना 2 मिनट्स अपने को पता लग रहा है कि वो नहीं डूबा है। इसी कारण कहा जाता है कि दिन जो होता है रात के कंपेयर में 4 मिनट बड़ा होता है, क्योंकि 2 मिनट्स तो पहले उग गया
और डूबने के बाद भी 2 मिनट अपने को पता लग रहा है कि सूर्य भगवान अभी नहीं डूबे हैं। इसलिए डे टाइम जो होता है नाइट के कंपेयर में 4 मिनट्स बड़ा होता है। तो चलते हैं इस कहानी को पूरा पढ़ते हैं। दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस। इसके पीछे लॉजिक्स क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस का लॉजिक्स है। सन अपीयर्स अर्ली बाय 2 मिनट्स इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के टाइम्स में सन जो है 2 मिनट पहले अपने को अपीयर्स हो जाता है। स्टे लेट्स बाय 2 मिनट्स इन द इवनिंग्स। और डूबता क्या है? 2 मिनट डूब जाता है मगर 2 मिनट के बाद तक अपने को रुका हुआ दिखाई पड़ता है। ड्यू टू दिस ड्यूरेशंस ऑफ द डे इज इंक्रीज बाय 4 मिनट्स, जिसके कारण दिन जो होता है रात के कंपेयर में 4 मिनट्स बड़ा होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ये था आपके पास एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस का पूरी कहानी। इसके बाद आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। तो सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में आप समझे। मैंने 3rd वीडियो आपको दिखाया था कि वेवलेंथ की कहानी बताया था, और मैं अभी आपको बता दूं कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगा वो स्कैटर सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक पोल करते हैं, आपके लिए क्वेश्चंस करते हैं कि बताइए कि कौन सा जो कलर है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा। बताइए। मैंने बताया था कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट का सबसे कम होता है। तो वायलेट का जो है स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा और रेड का जो स्कैटरिंग है वो सबसे कम होगा, बिकॉज इसकी लेमडा जो है वो सबसे कम है और इसका लेमडा जो है सबसे ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। होता क्या है कि सन से जब व्हाइट लाइट आता है तो वहाँ से 7 कलर्स आते हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। अब क्या होता है कि हर कोई अपना दोस्त खोजता है, तो जो पार्टिकल के साइज का जो डायमीटर्स होता है उसकी वेवलेंथ, उसकी डायमीटर की साइज यदि लाइट वाले वेवलेंथ से मिल जाता है तो जो मिलता है वो बोला जाता है कि ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है वो पार्टिकल के साइज से मिलता है। तो जो पार्टिकल्स जो होता है छोटे छोटे जो ऑक्सीजन्स के हैं, नाइट्रोजन्स के हैं, वो क्या करता है बाकी कलर को जाने देता है, जाने देता है। और जब चला जाता है उसके बाद उसको फिर क्या करता है, उसको वहाँ से छोड़ देता है। जैसे एक सिंपल सोचें, आप बाइक चलाता हुआ 7 इंसान आ रहा है, एक रेड आ रहा है, एक ब्लू पहने हुए 7 लोग आ रहे हैं। अब ट्रैफिक वाले पुलिस क्या करते हैं, उनको चेक करना होता है। तो ट्रैफिक पुलिस वाले देखते हैं कि कौन किसके पास ना हेलमेट नहीं है। तो जिनके पास हेलमेट नहीं है उनको हम समझते हैं कि कम वेवलेंथ वाले हैं। तो सोचते हैं कि कम वेवलेंथ वाले अपने पास वायलेट वाले हैं और इंडिको वाले हैं और ब्लू वाले, उनको वो रोक देगा, बाकी सबको जाने देगा। और फिर उनसे कहेगा ला भैया पैसा वैसा ला। कुछ पैसा वैसा लेने के बाद उनको भी कहेंगे चल तू भी चला जा। तो ऐसा ही कहानी इनके साथ होता है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं जब सनलाइट वहाँ से फॉल करता है तो सारे रेडिएशंस को पास कर देते हैं और पास करने के बाद ब्लू कलर वाले को रोक लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। और ऑब्जर्व करने के बाद जब सब रेज जब पास हो जाता है तो इसको भी छोड़ देते हैं। और जब छोड़ देते हैं तो अपने को आकाश नीला नजर आता है, ब्लू नजर आता है। ये था आपके पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट एकदम ब्रेन में रखिएगा कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, और वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा हुआ इसका मतलब उसका वेवलेंथ बहुत कम है, मतलब एक ज़्यादा एक कम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स होंगे। तो यहाँ पे लाइंस को देखते हैं। दिस हैपेंस, देखिए लाइंस को मैं पढ़ रहा हूँ। दिस हैपेंस बिकॉज लाइट इज अब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट की जो पार्टिकल्स है वो लाइट के जो वेवलेंथ है वो पार्टिकल्स के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन द पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट, उसके बाद पार्टिकल्स क्या करता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। देखिए लिखा है देन पार्टिकल रिफ्लेक्ट्स एंड इमिट द लाइट अगेन इन ऑल डायरेक्शंस। उसके बाद हर डायरेक्शंस में उसको फैला देता है। देखिए डिस्पर्सन जब आपको मैंने पढ़ाया था ना तो डिस्पर्सन्स में क्या था कि 7 कलर में ही डिफरेंट था और एक सिस्टमाइज था। पहले रेड होगा, सबसे नीचे वायलेट होगा, फिर इंडिको होगा, फिर ब्लू होगा। मगर यहाँ पे एक डिसिप्लिन नहीं है, यहाँ पे हर एक डायरेक्शंस में फैला देगा। उसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। जिसके पीछे लॉजिक क्या है कि आकाश नीला नजर क्यों आता है, देखिए ब्लू कलर ऑफ द स्काई। पानी का रंग हरा क्यों होता है, सूरज सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेड नजर क्यों आते हैं, वंडरफुल फेनोमेना। ये सारे के सारे जो कहानी है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण है। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाए होंगे कि ट्रू सॉल्यूशंस कि जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। और जब आप वहाँ से लाइट को पास करेंगे तो लाइट का पाथ जो है वो विजिबल्स नहीं होता है। तो उसके लिए कोलाइडल सॉल्यूशंस लेकर के आते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है और 100 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो ये पार्टिकल्स के साइज जब आप इसमें लाइट को फॉल करवाएंगे तो आपको लाइट का पाथ जो है वो विजिबल्स होगा।
या कभी कभी आप डेंस जंगल्स में देखेंगे कि पत्तियों से होते हुए लाइट नज़र आता है, लाइट का पाथ नज़र आएगा। या सुबह कभी देखिएगा कि मामा जब झाड़ू उड़ू देती है तो जो धूल कण उड़ते हुए नज़र आते हैं। या सबसे बेस्ट रात को जब गाड़ी आप चलाते हो तो जब लाइट जब जलाते हो तो सामने देखते होंगे कि कोई फतिंगा, कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हुए नज़र आते हैं। या और भी बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अर्ली इन द मॉर्निंग आप ठंड का मौसम के पास जाएं जब फॉग हो रहा होगा और स्ट्रीट लाइट जब जलते रहता है तो देखिएगा जब वहाँ पे लाइट जलते रहता है तो नीचे वो लाइट का पाथ विजिबल्स होते रहता है, वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र उड़ते रहते हैं। दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स है। तो द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल्स, ट्रू सॉल्यूशन से जो लाइट पास करता है तो विजिबल्स नहीं होता है। द पाथ बिकम्स विजिबल थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशंस, और कोलाइडल सॉल्यूशन से हमें पाथ जो होता है वो विजिबल्स हो जाता है क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज होता है बहुत छोटा होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के पीछे थोड़ी सी कहानी और पढ़ते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या कहानी है। जैसे ये देखिए, एक लड़की का नाम बता दिया गया नीलू, यहाँ से सन है, व्हाइट लाइट यहाँ से आ रहा है। अब हुआ क्या कि व्हाइट लाइट यहाँ पे छोड़ दिया। अब व्हाइट लाइट यहाँ पे जब छोड़ा तो व्हाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर्स हैं। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसका वेवलेंथ ब्लू वाले से मिलता था वो उसको पकड़ लिया और बाकी सबको पास करवा दिया। अब जब सब पास हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, उसको छोड़ देगा। पार्टिकल जो ऑक्सीजन के हैं, नाइट्रोजन्स के हैं, वो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। और जब छोड़ देंगे तो आकाश में कैसा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा। और ये जो ब्लू कलर्स है वही अपने आंखों पर आकर के पहुंचता है तो अपने को लगता है कि आकाश ब्लू नजर आ रहा है। जबकि स्कैटर सबसे ज़्यादा जो होता है वो वेवलेंथ होता है, वायलेट होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और अपने आंखों को ना ब्लू कलर ज़्यादा पसंद है, और जो चीज़ अपने को ज़्यादा पसंद होता है ना वो अपने को ज़्यादा दिखता है। ये जनरल फिनोमेना है। तो अपने आंखों को ब्लू कलर विजिबल्स है यहाँ पे। देखिए इस लाइन्स को लिखा क्या है, बिकॉज ऑफ द फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग सनलाइट गेट्स स्कैटर बाई स्मॉल एयर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल्स का मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बातें हो रही है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की बातें हो रही है, इनके बारे में बात किया जा रहा है। एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, छोटे छोटे पार्टिकल्स की बातें हो रही है ड्यूरिंग द पासेज। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अभी मैंने बताया था आपको कि स्कैटरिंग जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। यदि स्कैटरिंग है और ये वेवलेंथ है, ये यदि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो स्कैटरिंग सबसे कम होगा। तो जिसका सबसे कम वेवलेंथ होगा उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा। तो अच्छा, लोग कहता है कि सर वायलेट का होता है सबसे कम तो अपने को वायलेट नजर आएगा। भाई मैं आप प्रैक्टिकल करना, आप क्या करना, ब्लू कलर ले लेना, इंडिको ले लेना और वायलेट ले लेना, सबको मिलाना, देखना आपको हल्का सा बुलिश ही वहाँ पे नजर आएगा, ब्लू जैसा नजर आएगा। इसलिए जो है ना आकाश अपने को नीला दिखाई पड़ता है। आप ये सब प्रैक्टिकल करिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रेटर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शंस मेल द एटमॉस्फेयर अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग क्लाउडनेस डे टाइम्स। मतलब दिन के टाइम्स में आकाश जो है अपने को नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वो सबको पास करवा देता है वहाँ से और लास्ट में ब्लू वाले को छोड़ देता है। देखिए इसके पीछे एक और क्वेश्चंस करते हैं। यही क्वेश्चंस फिर अपने को दिमाग लगा देता है कि सर अर्ली इन द मॉर्निंग्स में सन जो है अपने को रेड दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है, इसके पीछे सोचते हैं। होता है ऐसा है, आप यहाँ से देखिए, मैं एग्जांपल से यहाँ से दे रहा हूँ कि जैसे होता ऐसा है कि ये सन है अपने पास और ये अपने पास अर्थ है और यहाँ पे ये तुम खड़े हो या मैं खड़ा हूँ। अब सन यहाँ से जब आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा कि वायलेट को स्कैटर कर देगा, फिर इंडिको का स्कैटर कर देगा, फिर सारे कलर को स्कैटर करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। लास्ट में जो स्कैटर होगा वो कौन सा होगा स्कैटर, रेड स्कैटर होगा। तो रेड कलर जो है अपने आंखों तक आकर के पहुँच जाता है। यहाँ पे भी अपने पास सारे कलर जो है 7 कलर यहाँ पे नजर आते हैं। यहाँ पे व्हाइट नजर आता है क्योंकि ये बहुत दूर से नहीं आते। ये दूर से आने के कारण होता है क्या है कि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और डिस्टेंस ज़्यादा होने से स्कैटरिंग जो है जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन था, रेड था। तो डिस्टेंस कवर करते करते रेड का जो रेज है हमारे आंखों तक नज़र आ जाता है। तो यहाँ पे रेड जो सन जो है अपने को रेड नज़र आता है ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम, इसलिए बोला गया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की कहानी। तो आप यहाँ पे देखें, मैं उसी चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करके लिखाया गया है। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर टू द हॉरिजन्स, हॉरिजन्स के नजदीक होता है। मैंने हॉरिजन्स का केस आपको बता दिया। एंड देयरफॉर सनलाइट हैज टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर। सनलाइट जो होता है लंबा डिस्टेंस कवर कर करके आता है और जब लंबा डिस्टेंस कवर कर करके आएगा ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट्स शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्स अवे, जिसके कारण क्या होता है कि जिसके छोटे छोटे वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। और लास्ट में लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर रीचेज आवर आई और अपने आंखों में लाल कलर इंटर कर जाते हैं, इसलिए अपने को लाल नजर आता है।
तो ये था कहानी आपके पास वाई स्काई अपीयर्स रेड इन द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनसेट। देखिए इसके बेस पे ना इसी को ना टिंडल नाम का साइंटिस्ट था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया था। लोग कहता है टिंडल इफेक्ट क्या होता है, बचपन से पढ़ते आए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। मगर टिंडल इफेक्ट एक्चुअली में क्या था वो चीज़ यहाँ समझ में आया कि अपने को सनसेट और सनराइज के टाइम पे लाल नज़र क्यों आता है। ये था आपके पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट की कहानी। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल किया है टिंडल इफेक्ट ने, क्या किया है वो सोचते हैं कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स और एयर पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल। होता क्या है कि जो एटमोस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जब लाइट उससे पास करेगा तो वो पार्टिकल जो अपने नेकेड आई से हम नहीं देखते हैं, और जब लाइट उस पर फॉल करेगा तो लाइट का पाथ जो है वो विजिबल्स कराएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। The phenomenon of a scattering of light by the colloidal particles gives rise to Tyndall effects. It can be observed when sunlight passes through a canopy of dense। अभी मैंने बताया कि जंगल से जब लाइट पास करेगा, या मामा घर में जब झाड़ू उड़ू देती है तो डस्ट उड़ता है, तो उस समय किसी खिड़की को खोल कर देखना तो आपको लाइट का पाथ विजिबल्स होगा। दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट्स। इसके बेस पे ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, मैं उस एक्सपेरिमेंट को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा। ये है क्या, अपने पास ये वाइट लाइट का सोर्स है, कोई भी उजला लाइट से, और यहाँ पे एक टब लिया गया और इसके अंदर पानी डाल दिया गया, और इसमें क्या डाला गया, सोडियम थाइसल्फेट डाला गया है ना, Na2H2O7 करके डाल दिया गया। और हुआ ऐसा कि जब यहाँ से वाइट लाइट को पास करवाया गया तो ये जो है देखिए आपको कलर VIBGYOR, तो ये जो चार कलर थे ये यहाँ से पास हो गए, जो कि इस स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है। ये चार कलर यहाँ पे पास हो गए, और ये जो बॉटल्स, ये जो पानी का जो टम्बलर्स है, इसका जो कलर है वो ब्लू कलर हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब वायलेट वाला, इंडिको वाला, ब्लू वाला सब यहीं पे रुक गया। मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ, आप इसके एक्सपेरिमेंट को देखिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस लिया, इसमें सोडियम थाइसल्फेट Na2H2O3 डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा एसिड भी डाल देते हैं, और यहाँ से हमने ये लेंस लगा दिया, कन्वेक्स लेंस, और यहाँ से व्हाइट लाइट को पास करवाया। एक मिनट का हो गया हो, यहाँ से देखिए व्हाइट लाइट को हम पास करवा रहे हैं। ये लेंस है, ये आपके पास होल्स है, इससे लाइट्स बाहर निकल करके आएगा। ये अगेन कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे स्क्रीन से आएगा। हमें इसका कलर ब्लू दिखाना है, देखिएगा कलर कैसे ब्लू होता है। हाँ देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, पूरा स्क्रीन से आप देख सकते हैं। इस स्लिट से, कन्वेक्स लेंस से, स्क्रीन से यहाँ से लाइट को फॉल करवाया गया, इस वाले से पास कर रहा है ना। देखिए सोडियम थायोसल्फेट मैंने डाला, इसमें थोड़ा सा हम लोग एसिड भी डाल देते हैं, एक दो ड्रॉप्स डाल दिए। अब देखिए इसके कलर पे देखिएगा गौर से, फिर उसको हमने स्टीयर कर दिया, और स्टीयर करने के बाद यहाँ से व्हाइट लाइट को अभी टर्न ऑफ है डाला। अब देखिए गौर से देखिए क्या फील हो रहा है आपको, गौर से देखिए इसका जो कलर है वो देखिए ब्लूइश हो गया, और यहाँ पे जो है ना ये अदर कलर जैसे रेड हो गए, येलो हो गए, ऑरेंज हो गए, वहाँ पे चले गए, और ये जो कलर है यहाँ पे ब्लूइश हो गए। तो ये था आपका रे डायग्राम। आप इस एक्सपेरिमेंट को जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिखाया कि इसका कलर जो है वो ब्लूइश हो गया, है ना। यही था आप टिंडल का एक्सपेरिमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। तो इस एक्सपेरिमेंट को आपको ना आपके बुक्स में दिया हुआ है, बुक्स को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे होगा कि सारे के सारे कलर को ना आगे की ओर भेज देगा, मगर वायलेट इनको ब्लू को अपने पास रख देगा, और इसका जो कलर्स है वो आपको कैसा हो जाएगा, ब्लूइश नजर आ जाएगा। इसलिए अपने को आकाश जो है वो अपने नीला दिखाई पड़ता है ना। इस चीज़ के बारे में आपको बताया। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करता है? तो देखिए इसके आंसर क्या होते हैं। प्लैनेट तो सबसे पहले अर्थ के हमारे पड़ोसी हैं, और पड़ोसी होने के कारण स्टार के कंपेयर में बड़े हैं, और जब स्टार के कंपेयर में बड़े हैं तो वो पॉइंट साइज नज़र नहीं आएंगे, और जब पॉइंट साइज नज़र नहीं आएंगे तो अपने आंखों तक जब रेज आएगा तो कभी यहाँ से आएगा, कभी यहाँ से आएगा, कभी यहाँ से आएगा, कभी यहाँ से आएगा, मतलब हमेशा अपने आंखों पे रेज आते रहेंगे। देखिए यहाँ पे दिखाया गया, स्टार दूर है और ये प्लैनेट्स नज़दीक है, तो नज़दीक होगा तो ये जो प्लैनेट्स है बहुत सारे पॉइंट सोर्स से मिलकर के बना हुआ है, और हर एक पॉइंट से रेज अपने पास आंखों पे आते रहेंगे, और हमेशा अपने आंखों पास जब रेज आते रहेगा तो अभी ब्राइट और डिम का कंसेप्ट पता नहीं लग पाएगा। इसलिए जो है चंदा मामा हो गए या प्लैनेट्स हो गए अपने को ट्विंकल करता हुआ दिखाई नहीं देता है। देखिए लिखा हुआ है, प्लैनेट्स इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल पॉइंट सोर्स। देखिए मैंने अभी बताया, एवरेज लाइट रीचेज द ऑब्जर्वर आई रिमेन सेम। जब अपने आंखों तक आता है तो जो लाइट्स आएगा वो कैसा आएगा, सेम आएगा। सो द रिजल्टिंग ट्विंकलिंग, सो
प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल्स और प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल्स, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, रिमेनिंग सेम सो द नलीफाई, मतलब उसको क्या कर देता है, ट्विंकलिंग वाले के उसको नलीफाई कर देता है, खत्म कर देता है, दैट्स वाई प्लैनेट्स अपने को टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, व्हाई द डेंजर सिग्नल और साइन बोर्ड मेड ऑफ रेड कलर। डेंजर सिग्नल्स जो होता है या कोई साइन बोर्ड होता है वो रेड कलर का दिखाया जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा तो स्कैटर वो नहीं होगा, और स्कैटर नहीं होगा तो हमें आसानी से पता लग जाएगा कि सामने क्या है। इसलिए लिखा हुआ है कि रेड हैड लॉन्गर वेवलेंथ, इट हैड लेस्ट डेविएशंस एंड इट गेट्स लिस्ट स्कैटर। आपको डिस्पर्सन्स में बताया था कि कम डेविएशंस होगा, स्कैटरिंग भी सबसे कम होगा, और इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम लोग रेड कलर का सिग्नल्स के लिए यूज करते हैं। अगेन एक क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई डज स्काई अपीयर्स डार्क इन स्टीड ऑफ ब्लू ऑन एन एस्ट्रोनॉट्स। कहता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो एक एस्ट्रोनॉट्स को आकाश जो है ब्लू नज़र नहीं आता है, डार्क नज़र आता है। सोचिए जरा, अभी मैंने बताया था कि जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स की संख्या घटेगा, और जब पार्टिकल्स की संख्या घटेगा तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस होगा, पार्टिकल्स ही नहीं होंगे, और जब पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा बताइए, बेंडिंग हो पाएगा क्या लाइट का, अपने को लाइट्स विजिबल्स दिखाई पड़ पाएंगे क्या, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ पाएगा, और आकाश अपने को अंधेरा छा जाएगा। इसी को लिखा है एज एस्ट्रोनॉट्स मूव्स अप एटमॉस्फेयर गेट लेस डेंसर एंड ड्यू टू लेसर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेगा, दिस इज लेस अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, जिसके कारण वहाँ पे स्कैटरिंग बहुत कम होगा, और स्कैटरिंग जब कम होगा तो अपने आंखों में कुछ भी आता वो दिखाई नहीं पड़ेगा, और आकाश जो है अंधेरा छा जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उसको डार्क नज़र आता है, मतलब ब्लू नज़र नहीं आता है। तो ये था आपके पास आज का पूरा कहानी। तो चलते हैं, पूरा मैंने लेक्चर्स आपको कंप्लीट करवाया, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ 5 मिनट के अंदर, ध्यान से सुनिए। पहला वीडियो में मैंने क्या करवाया, मैंने करवाया आई एंड इट्स पार्ट्स और उसका फंक्शंस, जिसमें रोड्स कोन्स के सारे बारे में बताया। उसी के अंदर मैंने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिमैग्नेटिज्म, कैटरैक्ट के डिफेक्ट के बारे में बताया, और फिर बताया कि इनको ठीक कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट जो वीडियो मैंने सेकंड वीडियो डाला उसके अंदर मैंने ये बताया आपको कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पे न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। फिर मैंने तीसरा जो लेक्चर्स बनाया वो लेक्चर्स बनाया आपको डिस्पर्शंस ऑफ लाइट का, एक स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट के बारे में बताया कि एक डिसिप्लिन वे में होता है। उसके बाद मैंने आपको जो चौथा वीडियोस था, जो ये लास्ट वीडियोस के बारे में बात कर रहे थे, इसके अंदर मैंने बताया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस में बताया स्टार का ट्विंकल होना, कि स्टार ट्विंकल्स क्यों करता है, ये था अपने पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस में मैंने ये बताया कि सूर्य उगने से पहले अपने को पता लग जाता है कि सूर्य भगवान उग गए, डूब गए, फिर भी अपने को पता लगता है कि अभी डूबे नहीं हैं, इसलिए दिन जो होता है 4 मिनट बड़ा होता है रात के कंपेयर में। फिर मैंने स्कैटरिंग के बारे में बताया कि पानी का कलर हरा क्यों होता है, आकाश नीला क्यों होता है, सूर्य भगवान डूबते समय या उगते समय लाल क्यों दिखाई पड़ते हैं। और इन्हीं के साथ आज का लेक्चर्स द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स समाप्त हुआ। थैंक यू।